नाबिल की कहानी एक पुलिस अफसर इंस्पेक्टर शिराजी के गिर्द घूमती है। वो एक ईमानदार आदमी है और अपने काम से मुखलिस है। वो माफिया ग्रोहों की गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ लड़ता है। आज सुबह सवेरे इसके मुआविन ने इसे एक कत्ल के बारे में इत्तला दी। इंस्पेक्टर शिराजी इस कत्ल केस की तफ्तीश करता है और कातिलों को पकड़ने की कोशिश करता है। ये नाबिल सस्पेंस से भरपूर जुर्म की कहानी है। अहमद शिराजी अभी गुस्ल करके वॉशरूम से निकला ही था कि अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। उसने जिस्म पर सिर्फ तौलिया लपेट रखा था, फोन करीब ही रखा था। उसने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया और कान से लगाकर हेलो कहा। दूसरी जानिब से इसके असिस्टेंट तैमूर की घबराई हुई आवाज उभरी। एक बुरी खबर है, बोलो। अहमद शिराजी बेजारी से बोला। वो अपने इस नो आमोज असिस्टेंट से सख्त आजिज रहता था। रज साउथ सी के मकाम पर एक नौजवान की लाश मिली है। तुमने चारों कोनों की हदबंदी करा दी है? इंस्पेक्टर शिराजी ने तहक्कुमाना लहजे में पूछा। जी सर, लाश के गिर्द 3 कोनों की मैंने हदबंदी करा दी है। इंस्पेक्टर शिराजी उलझ गया। जी सरा, दूसरी जानिब से तैमूर ने कहा। चौथी समत मुमकिन ना था, इस तरफ समंदर है। इडियट, मैं अभी वहां पहुंचता हूं, तुम वहीं रहो। ये कहकर इसने रिसीवर क्रेडल पर रखा और जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। सुबह के 7 बजे का वक्त था। वो वैसे भी ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहा था। यह अलग बात थी कि इस इत्तला के बाद इसकी तैयारी में जरा तेजी आ गई थी। नाश्ता करने का अब वक्त न था। ताहम वो सिर्फ एक कप चाय और एक अदद टोस्ट पर ही इक्तिफा करने के लिए किचन में दाखिल हुआ, जिधर खानसामा, जो अपने आप को मिना भाई कहलवाना पसंद करता था, वो अभी नाश्ते की तैयारी में मसरूफ था। ताहम इसके एक हाथ में रोल किए हुए मोटे पराठे में डबल हाफ फ्राई अंडा दबा हुआ था और नाश्ता बनाने के साथ साथ वो मोटे रोल को पेट में उतारने में मसरूफ था। साहिब की अचानक किचन में दरअंदाजी उसे एक आंख न भाई थी। ताहम वो साहिब को नाश्ता देने से पहले खुद नाश्ते पर हाथ साफ करने का जुर्म पकड़ा गया था। वो साहिब जी, मुझे भूख लगी थी, सोचा हल्का फुल्का मुंह भी मारता हूं। जरूर, इंस्पेक्टर शिराजी ने कहा। फिर फलासक में रखी चाय को कप में इंडेला, टोस्टर से हल्का सुनका हुआ टोस्ट निकाला और जल्दी जल्दी उसे खत्म करके किचन से बाहर निकला। इसके अकब में मिना भाई साहिब जी पुकारता हुआ बाहर आया। तब तक इंस्पेक्टर शिराजी बाहर निकलकर अपनी जीप में सवार हुआ और इसे स्टार्ट करके जा चुका था। साउथ में साहिल समंदर का वो हिस्सा था जो आम फहम में लॉन्ग अस्पाट कहलाता था। रात गए तक खुश फिक्र जोड़े साहिली रेत पर टहलते, अब फिर समंदर की जलतरंग मौजों के शोर से जरा दौर गीले पत्थरों पर बैठकर मोहब्बत की पींगें बढ़ाते, आप फिर मुस्तकबिल के बारे में मंसूबे बनाते थे। यहाँ चंद मॉडर्न तर्ज के ओपन एयर रेस्टोरेंट भी थे। इंस्पेक्टर शिराजी जाए वारदात पर पहुंचा। वहां पुलिस की एक पुराने मॉडल वाली बगैर हुड की लंबी सी जीप भी खड़ी थी। सुबह का वक्त था, लोग कम ही थे, मगर लाश के करीब ज्यादातर वो लोग जमा थे जिनका ताल्लुक आतो रेस्टोरेंट से था या फिर वो लोग जिनकी रहाइशगाह साहिल समंदर के करीब वाक़ थी और वो सुबह खेजी के लिए वहां आते रहते थे। शिराजी का असिस्टेंट तैमूर अपने दुबले पतले वजूद के साथ वहां मौजूद था। इसके साथ एक और शख्स भी खड़ा था और तैमूर अपना लंबूतरा मुंह गोया इस शख्स के कान में गोसाए इसका सर खाने के अंदाज में बातें कर रहा था, जबकि वो शख्स बेचारा बुरी तरह बेजार नजर आ रहा था। इसके जिस्म पर विट्रों वाली मखसूस वर्दी थी। इंस्पेक्टर तैमूर की जीप पर नजर पड़ते ही तैमूर अपने साथ खड़े इस वेटर को बाजू से पकड़ के इस तेजी के साथ जीप से उतरते हुए इंस्पेक्टर शिराजी की तरफ बढ़ा था, जैसे इसने कातिल को पकड़ लिया हो। यही है वो शख्स, तैमूर ने करीब पहुंचकर सैल्यूट करने के बाद पुरजोश लहजे में कहा। बे-इख्तियार इंस्पेक्टर शिराजी के मुंह से निकला, कौन? ये गिलफिशा रेस्टोरेंट का वेटर मुरलीधर है। लाश ने इसे दरियाफ्त किया था। मेरा मतलब है, लाश को सबसे पहले इसने दरियाफ्त किया था। इसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर अहमद शिराजी ने पर खुशूनत नजरों से अपने असिस्टेंट को घूरा
और झड़कने के अंदाज में बोला, इसका बाजू छोड़ो। और तैमूर ने इस तरह जल्दी से वेटर मुरली का बाजू छोड़ा जिसे थोड़ी देर पकड़े रखता तो उसे करंट लग जाता। फिर इंस्पेक्टर शिराजी ने वेटर से कहा, तुम अभी जरा उधर ही रुको। इसके बाद वो तैमूर के साथ लाश की तरफ बढ़ा। लाश के 3 अतराफ करीबन 20 फुट के फासले से सुर्ख रिबन की हदबंदी कर दी गई थी, जिसके बाहर मज़कूरा लोग हरासा चेहरे लिए खड़े आपस में चामीगोइयों में मसरूफ थे। चौथी समत शोर मचाती मौजें साहिल पर सर पेच रही थीं। इंस्पेक्टर शिराजी लाश के करीब पहुंचा और उसका तफसीली जायजा लेने के लिए एक्टरों बैठ गया। वो लाश का मुआयना कर रहा था। लाश गीले पत्थरों के करीब रेत पर पड़ी थी। वो एक खूबरू नौजवान की लाश थी जिसने शौक सी शर्ट और टाइट नीली जीन्स पहन रखी थी। रंग गोरा था। इसकी पेशानी और कनपटी के करीब खून बहकर जिम चुका था और गीली रेत में जज्ब बहकर सिया नजर आने लगा था। अहमद शिराजी इस बदनसीब नौजवान मकतूल की उम्र का अंदाजा 21-22 के दरमियान ही लगा सका था। फिर उसने अपनी जेब से दस्ताने निकालकर अपने हाथों पर चढ़ाए और बहुत करीब से वो जख्म का जायजा लेने में मसरूफ हो गया। जख्म गहरा था। ये किसी सख्त नोकीली शय के वार का नतीजा था। उनके जख्म का साइज मखरूती था। शिराजी के जहन में फौरन किसी बड़े और नोकीले पत्थर का ख्याल उभरा। फिर जल्द ही इसकी मुतलाशी नजरों ने लाश के करीब एक बड़ा सा नोकेला पत्थर देख लिया। इसे उठाकर शिराजी बगौर उसका मुआयना करने लगा तो उसकी बारीक बैन नजरों ने पत्थर की खुरदरी सतह पर जमे हुए सियाही माइल खून का धब्बा देख लिया था। गोया आला कत्ल भी जाए वकू पर पड़ा मिल गया था। यूं शिराजी के मुताबिक कत्ल का ये केस हल हुआ ही चाहता था। ताहम ये सोचने के बाद एक और बात भी इसकी मद्दनिगाह थी जो उसके तजुर्बे पर मबनी थी कि जो केस जिस कदर आसान मालूम होता था बाद में वो इसी कदर मुश्किल और बसा औकात नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाता था। शिराजी ने सोचा, महज एक पत्थर के वार से नौजवान नहीं मर सकता। ताहम ये जरूर हो सकता था कि पत्थर की ज़रब से नौजवान बेहोश होकर गिर पड़ा और सारी रात गहरे जख्म से खून बहने के बाइस उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। ताहम उसने फौरी तौर पर 2 अंदाजे कायम कर लिए थे। पहला ये कि बदनसीब नौजवान का कत्ल रात अढलती शाम के वक्त हुआ था। दूसरा ये कि इस कत्ल में सोची समझी मंसूबाबंदी का दखल नहीं था, बल्कि ये किसी फौरी इश्तियाल के बाइस नामालूम कातिल के हाथ जो लगा, इसे बरोए कार लाते हुए इसने कत्ल कर डाला। बसूरत दीगर खंजर अपस्तौल का इस्तेमाल होता। ताहम इन दोनों बातों पर ज्यादा इन्हिसार नहीं किया जा सकता था। एक तीसरा अंदाजा भी मुमकिन था कि 2 दोस्तों के दरमियान अचानक किसी बात पर तल्ख कलामी हो गई हो। बावजूद उसके एक उलझन ये थी कि यहाँ ज्यादातर कपल ही आया करते थे और जाहिर है कोई लड़की अपने महबूब को तो कत्ल नहीं कर सकती थी। चौथा ख्याल जो सबसे आखिर में इंस्पेक्टर अहमद शिराजी के जहन रस्सा में उभरा था, जो हकीकी अंदाजों के करीब तरीन मालूम होता था कि मुमकिन है बदनसीब मकतूल अपनी महबूबा के साथ राज और नियाज में मसरूफ था, तो रकीब नुमा कातिल से ये सब बर्दाश्त न हुआ और उसने इस पर हमला कर दिया। इसके हाथ पत्थर लगा जो उसने मकतूल को दे मारा। अब अगर ये कत्ल बदनसीब नौजवान के किसी रकीब ने किया था तो सवाल ये पैदा होता था, आखिर वो महबूबा साहिबा कहाँ? कम अज कम से अपने महबूब के कातिल को फौरन पहचान कर पुलिस को मतला करना चाहिए था। वो अब तक खामोश क्यों थी? क्या अपने महबूब के कातिल से दहशत ज़दा थी या दहशत ज़दा कर दी गई थी? गालिब इम्कान यही नजर आता था कि उसे दहशत ज़दा कर दिया गया था। इंस्पेक्टर अहमद शिराजी ने अपने तमाम तर अंदाजों का निचोड़ ये निकाला कि इस नौजवान के कत्ल की ठोस और ऐनी गवाह शायद वो लड़की थी जो मकतूल की यकीनन महबूबा थी। अगर इस तक पहुंचा जा सके तो ये केस चुटकी बजाते ही हल हो सकता था। इस शहर खराबा की कैलेंडर फजाओं में ऐसे केसेस आम थे। लॉन्ग स्पॉट होने की वजह से इलाका साउथ सी में लड़की के मामले में ऑफ दी स्पॉट झगड़े और मारा मारी बसा औकात कत्ल तक जा पहुंचती थी। सर जी, कत्ल किसने किया है? करीब खड़े काफी देर से खामोश असिस्टेंट तैमूर ने सवाल कर डाला। फिर उसने अपने काबिल अफसर के चेहरे के उतार चढ़ाव से अंदाजा लगा लिया था कि वो ख्यालों के घोड़े दौड़ाता कातिल तक जा पहुंचा।
बहरतौर उसके सवाल पर इंस्पेक्टर शिराजी एक गहरी हुंकारी भरता उठ खड़ा हुआ और तैमूर के अहमकाना सवाल पर बड़े सुकून से बोला, उसका कत्ल किसी इंसान ने किया है। अच्छा सर, तैमूर तौसीफी लीजे में बोला। वाह सरा, अब तो समझो कातिल तक पहुंच ही गए। हाँ, बस जरा उसे तलाश करने की देर है। शिराजी ने इसे घूरते हुए कहा और हाथ में पकड़े पत्थर को अपने साथ एक उंगली और अंगूठे के मिलाप से थामकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए तहक्कुमाना अंदाज में बोला, इसे निहायत एहतियात के साथ साफ थैली में डाल दो, कहीं मैं इसे तुम्हारी खाली खोपड़ी तक जहमत ना दे दूं और फिर मुझे तुम्हारी खोपड़ी टूटने से ज्यादा इस पत्थर के टूटने का अफसोस होगा। तैमूर ने पत्थर लिया और फौरन एक प्लास्टिक की थैली में डाल दिया। से लेबॉर्ट्री तज्जिये के लिए भेजना था। लाश के लिबास से मकतूल नौजवान का पॉकेट साइज पर्स और एक रुमाल बरामद हुआ था। पर्स में पैसों के अलावा एक मकामी कॉलेज का कार्ड भी था। लाश को पोस्टमार्टम और उसके वर्सा की तलाश वगैरह का हुक्म सादिर करने के बाद शिराजी अपनी जीप में पुलिस स्टेशन पहुंचा। हमरा इसके गुलफिशा ओपन एयर रेस्टोरेंट का वेटर मुरलीधर भी था। क्या नाम है तुम्हारा? हेड क्वार्टर पहुंचते ही शिराजी ने लाश दरियाफ्त करने वाले वेटर से सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। मुरलीधर। बाप का नाम? बंसीधर। काम? वेटर हूं। कहाँ? कौन से रेस्टोरेंट में? साउथ में, गिलफिशा रेस्टोरेंट। लाश सुबह कितने बजे तुमने देखी थी? सोच के सही वक्त बताना। ये सवाल करके शिराजी ने अपनी नजरें मुरलीधर के चेहरे पर मरकूज कर दी थी। वो कुछ घबराया हुआ सा था, ताहम सवालों के जवाबात पूरे इत्मीनान के साथ दे रहा था। सुबह 6:30 बजे। मेरे अंदाजे के मुताबिक जिस जगह तुमने इस नौजवान की लाश देखी थी वो तुम्हारे गिलफिशा रेस्टोरेंट से तकरीबन 60 गज की दूरी पर मौजूद थी। क्या तुम बता सकते हो कि अपने रेस्टोरेंट से निकलकर तुम इतनी दूर तक सुबह 6:30 बजे कौन से गाहक को सर्व करने गए थे? मैंने किसी गाहक का जिक्र तो नहीं किया जनाब। फिर तुम वहां क्या करने गए थे? मैं रेस्टोरेंट का कुछ कूड़ा इस तरफ फेंकने जा रहा था तो मेरी नजर लाश पर पड़ी। हैरत है, इतने बड़े रेस्टोरेंट के मालिक ने कूड़ा फेंकने के लिए एक स्वीपर तक नहीं रखा, और ये गंदा काम वेटरों से लिया जाता है जो ग्राहकों को खाने पीने की चीजें भी सर्व करते हैं। जनाब, बात दरअसल ये है कि आज सुबह स्वीपर अचानक छठी कर गया था, इसलिए मजबूरना मैंने हाथों में ग्लव्स चढ़ा के ये काम सरअंजाम दिया था। नौजवान मकतूल की लाश से मिलने वाले कॉलेज कार्ड के मुताबिक उसका नाम मुदस्सिर था। क्या तुमने मकतूल मुदस्सिर को पहले भी वहां देखा था? ऐसे नौजवान तो अक्सर आते जाते रहते होंगे। जी जनाब, बिल्कुल। कत्ल से पहले मकतूल मुदस्सिर को मैंने एक शख्स के साथ अपने रेस्टोरेंट में देखा था और अक्सर देखा करता था। उसके जवाब में शिराजी की आंखों में चमक सी उभरी। उसने पूछा, कत्ल से कितनी देर पहले तुमने उसे अपने रेस्टोरेंट में देखा था? शाम के कोई 7:30 बजे का वक्त होगा। इसके साथ कोई और शख्स भी था? शिराजी ने परसोच अंदाज में तसल्ली चाही। जी जनाब, मैंने आपको बताया कि इसके हमरा एक शख्स था। वो दोनों ही थे या कोई तीसरा भी था? मेरा मतलब है कोई लड़की और कोई नहीं था। इन दोनों के सवा दोनों के गुफ्तगू का अंदाज दोस्ताना था। कुछ ऐसा लगता तो नहीं था वो किसी कबीर और संजीदा मौजू पर बातें करते महसूस हो रहे थे। कितनी देर बैठे थे वो दोनों? ज्यादा नहीं, मेरा ख्याल है कोई 15-20 मिनट ही बैठे होंगे। मकतूल मुदस्सिर को वहां से उठने की जल्दी थी क्योंकि वो बार बार बातों के दौरान अपनी रेस्ट वॉच पर नजर डालता जा रहा था। शायद इसने वहां से उठकर कहीं और जगह जाना था या फिर किसी के आने का इंतजार था। दूसरा शख्स मकतूल मुदस्सिर का हम उम्र था। जी जनाब। ये बताओ, दोनों एक साथ रेस्टोरेंट से निकले थे या अलग अलग? पहले वो शख्स रुखसत हुआ था जो मकतूल के साथ था, फिर उसके थोड़ी देर बाद मकतूल मुदस्सिर भी उठकर चला गया था। क्या तुम ये बता सकते हो कि दोनों रेस्टोरेंट से अलग अलग निकलने के बाद किस सम्त को गए थे? मेरा मतलब है समंदर की तरफ या फिर पार्किंग एरिया की जानिब।
सॉरी सर, मैंने गौर नहीं किया था, मुरलीधर ने जवाब दिया। इंस्पेक्टर अहमद शिराजी मुरलीधर के चेहरे पर अपनी तेज नजरें मरकूज किए हुए कुर्सी से उठा और दाएं हाथ में पकड़े हुए सियारूल को बाईं हाथ की हथेली पर मारता हुआ मुरलीधर की कुर्सी के करीब आके मेज पर टुक के बड़े ड्रामाई अंदाज में बोला, देखो मुरलीधर, पुलिस सबसे पहले इस शख्स पर शुबा करती है जो लाश को दरियाफ्त करता है, लिहाजा अच्छी तरह सोच लो कि तुमसे कोई अहम बात बताना रह तो नहीं गई है जो बाद में पता चले और तुम पर हमारे शक का दायरा मजीद तंग हो जाए। बिल्कुल नहीं जनाब, मैंने कोई बात दानिस्ता या नादानिस्ता नहीं छपाई है, पूरे एतमाद से मैं ये बात कह रहा हूं, मुरलीधर बोला। इंस्पेक्टर शिराजी ने दिल ही दिल में कहा, तुम्हारा यही एतमाद और इत्मीनान है जो मुझे सबसे ज्यादा शक में मुब्तला कर रहा है। बहरतौर उसने इस बार इंस्पेक्टर शिराजी ने तशकीक लहजे में पूछा, अब जरा एक आखिरी और अहम बात बता। जी सर, पूछें, आखिर तुमने इन दोनों की हरकत व सकनात के बारे में इस कदर तफसील से किस तरह जान लिया था, जबकि एक आम अंदाजे के मुताबिक रेस्टोरेंट में काफी रश होता है और वेटर ग्राहकों को सर्विस देने के लिए उधर उधर दौड़ रहे होते हैं, तुम इतने फारिग थे कि एक जगह बैठकर उन्हीं पर नजरें जमाए रहे। इंस्पेक्टर शिराजी को पूरा यकीन था कि अगर उसके दिल में कोई चूर होगा कि वो एक लम्हे के लिए जरूर गड़बड़ा जाएगा, बासूरत दीगर वो इस वेटर को शक की कसौटी से बड़ी अलजिम्मा करार दे देता, मगर ऐसा कुछ न हुआ। मुरलीधर ने बिला झिझक और बड़े आराम से जवाब देते हुए कहा, जनाब, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह भी सच है कि मैं वाकई एक जगह बैठकर दोनों की हरकत व सकनात को देखता रहता था। इसके इस अजीब जवाब पर शिराजी की पेशानी पर सलवटें पड़ गईं। मुरलीधर आगे बोला, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं और न ही हमारे पास इतना वक्त होता है, मगर ये इत्तेफाक ही था कि इस वक्त ग्राहकों का रश एक तो ना होने के बराबर था, दूसरे ये कि मैं काउंटर के करीब स्टूल पर बैठा एक बर्गर खाने में मसरूफ था। इन दोनों की मेज काउंटर के करीब ही थी और मेरी गैर इरादी नजरें जाने क्यों बार बार उन्हीं की जानिब उठ जाती थीं, क्योंकि बातों के दरमियान इन दोनों में से कोई एक चीख कर अपने साथी से कुछ बोला था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुरलीधर, तुमने एक अच्छे और जिम्मेदार शहरी का फर्ज निभाते हुए हमसे भरपूर ताउन किया। इंस्पेक्टर अहमद शिराजी ने मेज से उठकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुम अब जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी जरूरत कानून को दोबारा पढ़ सकती है, मैं हर दम हाजिर हूं जनाब। गुड, तुम जा सकते हो। इसके जाने के बाद शिराजी अपने आइंदा के लायहा अमल पर गौर करने लगा। इंस्पेक्टर अहमद शिराजी खुफिया पुलिस की क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखता था। होशियार और ज़हीन होने के अलावा दियानतदार और फर्ज शनास पुलिस ऑफिसर था। मुजरिम चाहे कितना ही खतरनाक व बाअसर क्यों ना हो, वो इसे बिलाखिर कैफर किरदार तक पहुंचा कर दम लेता था। वो एक काबिल आदमी था। इस सिलसिले में इसका तरीका कारान आम रिवायती पुलिस ऑफिसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता था, जो अमूमन पुलिस की वर्दी पहनकर रोब और दबदबे के साथ मुजरिमों की तलाश में सरगर्दा रहते थे और शायद दबदबे के बाइस मुजरिम आसानी खौफजदा होकर छप जाया करते थे और फिर छपकर केस के दाखिल दफ्तर होने का इंतजार करते थे। इंस्पेक्टर अहमद शिराजी 35 साला एक जवान और खूबरू शख्स था। दराज कद, चौड़े शाने, रंगत गंदुमी थी और आंखों में जहानत की चमक थी। वो गैर शादीशुदा था। दुनिया में उसका सिवाय एक बहन के और कोई ना था। हमीदा उसकी बड़ी बहन थी। वो शादीशुदा थी। इसके 2 बच्चे थे। वो अपने शौहर खिज़र हयात के साथ अहमदाबाद में रहती थी। इसका शौहर खिज़र हयात चाय की एक बड़ी कंपनी में अच्छे ओहदे पर फाइज था। कभी कभार शिराजी बहन और अपने शरीर भांजे भाजी से मिलने के लिए अहमदाबाद चला जाया करता था। बहन हमीदा को अपने चहीते छोटे भाई की शादी की फिक्र लाहिक रहती थी, जबकि शिराजी हमेशा इस मौजू को टालता रहता था। मकतूल मुदस्सिर इकबाल अहमद खान की इकलौती औलाद था और उसके बदनसीब बाप के लिए जवान बेटे की मौत का सदमा कम न था। इसका बाप इकबाल अहमद एक सरकारी दफ्तर में ऑफिस सुपरिंटेंडेंट था। दोनों बाप बेटा सरकारी क्वार्टर में रहते थे। अब इकलौते बेटे की जवां साल मर्द ने इकबाल अहमद को गम से निढाल करके रख दिया था।
وہ بیچارہ پہلے ہی عارضہ قلب کا مریض تھا اور اب اسپتال میں داخل ہو گیا تھا۔ انسپکٹر احمد شیرازی نے اپنے لائے عمل کی ابتدا کرتے ہوئے سب سے پہلے کالج کا رخ کیا، جہاں مقتول مدثر زیر تعلیم تھا۔ کالج کے پرنسپل نیل راجندر بیدی سے اس نے ملاقات کی۔ اس جان کا اطلاع پر پرنسپل کو بھی ذہنی جھٹکا لگا تھا، بہرطور اس نے شیرازی کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ پھر انسپکٹر شیرازی کے ایما پر پرنسپل راجندر بیدی نے مقتول مدثر کے چند قریبی کلاس فیلوز کو اپنے آفس طلب کیا۔ انہیں جب اپنے دوست کی ہلاکت کا پتہ چلا تو وہ بہت دکھی نظر آنے لگے۔ ان سے مختصر گفتگو کے دوران انسپکٹر شیرازی کو اندازہ ہو گیا کہ اشوک کمار نامی ایک اسٹوڈنٹ مقتول مدثر کے ذاتی حالات کے بارے میں کچھ زیادہ جانکاری رکھتا تھا، اور شیرازی نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ وہ بیچارہ گھبرا گیا اور پرنسپل کی طرف دیکھنے لگا، مگر راجندر بیدی نے اسے تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ انسپکٹر صاحب صرف ضابطے کی کارروائی کے طور پر مقتول مدثر کے بارے میں کچھ تفصیل پوچھنا چاہتے۔ پھر انسپکٹر شیرازی کے دوستانہ اور مہربان رویے سے بھی اشوک کمار نے حوصلہ پکڑا اور اس کے ساتھ جانے پر رضامند ہو گیا۔ انسپکٹر شیرازی ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کر کے اشوک کو ساتھ لیے ہیڈ کوارٹر روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اشوک پر ایک بار پھر گھبراہٹ سی طاری ہونے لگی، کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی ایسے حالات کا سامنا نہیں کیا تھا۔ جس کی عمر 20-22 سال کے درمیان تھی، رنگ صاف تھا اور دبلا پتلا لڑکا تھا۔ شیرازی نے اس کے لیے پہلے ایک عدد کولڈ ڈرنک منگوائی اور پھر اسے ذرا جوش دلاتے ہوئے کہنا شروع کیا، دیکھو اشوک، مدثر تمہارا نہ صرف کلاس فیلو بلکہ اچھا دوست تھا، اور وہ بیچارہ بد نصیب باپ کا واحد سہارا بھی تھا۔ کیا تم اور تمہارے دیگر کالج کے ساتھی نہیں چاہو گے کہ بے رحم قاتل پکڑا جائے جس نے یہ بھیانک جرم کیا ہے؟ اشوک فوراً جوش سے بولا، کیوں نہیں جناب، یہ تو ہم سب ساتھی چاہیں گے کہ جس کسی نے بھی ظلم کیا ہے وہ تختہ دار تک ضرور پہنچے۔ مدثر ہم سب کا اچھا دوست تھا، سب کی عزت کرتا تھا۔ شاباش، شیرازی نے توصیفی انداز سے کہا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ مدثر کی کسی لڑکی سے دوستی تھی، یعنی اس کی کوئی گرل فرینڈ وغیرہ؟ جواب میں اشوک نے کولڈ ڈرنک کے چند گھونٹ بھرے پھر بولا، جی ہاں، غزالہ نام کی ایک کلاس فیلو سے اس کی دوستی تھی۔ کوئی محبت وغیرہ کا چکر، پھر ایسے ہی دوستی تھی۔ محبت وغیرہ کے بارے میں تو ہم میں سے کسی کو اندازہ نہیں، کیونکہ وہ دونوں کی دوست تھی۔ دونوں کی دوست تھی؟ دوسرا کون تھا؟ شکیل؟ شکیل؟ جی، مدثر، شکیل اور غزالہ تینوں کی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی، گویا پورے کالج میں ان تینوں کی یہ تگڑ مشہور تھی۔ یہ بتاؤ، مدثر کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی یا کسی کے ساتھ اس کا حال ہی میں کوئی جھگڑا یا مار کٹائی ہوئی تھی؟ چھوٹے موٹے جھگڑے یا تلخ کلامی کسی نہ کسی کے ساتھ ہو ہی جایا کرتی تھی، لیکن ایسی خطرناک قسم کی دشمنی تو میرا خیال ہے اس کی کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ اس بیچارے کو قتل ہی کر دیا جاتا۔